ओके, बट सेक्रेटरियल ऑडिटर को ये चीज चेक करना पड़ेगा। अब जैसे फाइनेंशियल ऑडिटर किस टाइप का लॉज और रेगुलेशन चेक करता है, जैसे आपने सीएसआर का प्रोविजन पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा है, 2% ऑफ द प्रॉफिट देना पड़ता है, नहीं पढ़ा? हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आप लोगों ने कंपनीज एक्ट के अंदर सीएसआर का प्रोविजन पढ़ा है क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो मैम। नो मैम। अच्छा, तो मे बी आप फाइनल के अंदर पढ़ोगे, है ना? तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि 2% आपका प्रॉफिट का जो 2% है वो कुछ कंपनीज को रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन पुअर लास्ट की है ना, इनमें लगाना पड़ता है, इनमें पैसा आपको देना पड़ता है। तो नाउ फाइनेंशियल ऑडिटर की फाइनेंशियल ऑडिट के टाइम पे ये पर्टिकुलर सीएसआर पीएनडल के अंदर आ रहा होगा। तो ना फाइनेंशियल ऑडिटर का ये ड्यूटी है कि वो इस लॉज और रेगुलेशन का कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ, केवल इसको चेक करे, है ना? ना पॉल्यूशन कंट्रोल हमारे फाइनेंशियल्स में आता ही नहीं है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। अच्छा, तो क्लियर सबको? मैम जिन कंपनीज पे सेक्रेटरियल ऑडिटर अलाउ नहीं होता तो उनपे तो फाइनेंशियल ऑडिटर ही कर लेता है ना ये काम। हाँ, भी फाइनेंशियल ऑडिटर जो नॉर्मल रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग चेकिंग करता है लॉज और रेगुलेशन के कंप्लायंस की, बट वो अभी भी कोरम वगैरह वो कुछ नहीं देखेगा। चलिए, तो क्लियर सबको? सेक्शन 204 सबसे पहले। यस मैम। अच्छा, ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? ये सेक्रेटरियल ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है? अगेन इन बोर्ड मीटिंग। कौन कौन सी क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं सेक्रेटरियल ऑडिटर के? ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, ठीक है? कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है? तो एक तो लिस्टेड कंपनी प्लस ये पब्लिक कंपनीज, ठीक है? नाउ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्म में जाती है? तो MR3 के अंदर जाता है ना? MR3 किसी ने अभी पूछा था क्या इसका मैनेजरियल वर्ड जो है, क्योंकि ये मैनेजरियल वर्किंग से रिलेटेड आ जाता है, सेक्रेटरियल ऑडिट अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, तो इसका इसलिए नाम MR3 दिया है, ठीक है? क्योंकि मैनेजरियल वर्किंग से रिलेटेड हो जाता है ये, और सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं जो कि मैनेजरियल अथॉरिटी पे आते हैं, इसलिए इसका नाम MR3 से दिया है। ये सिर्फ एक इनडायरेक्ट हिंट याद रखने के लिए दे रही हूँ, बाकी ऐसे ये जो रिपोर्ट्स के नाम और ये देते हैं ये लोग अपने मन से अपने हिसाब से दे देते, किसी भी वर्ड को कनेक्ट करते हुए। ओके ठीक है, चलिए, तो सेक्शन 204 क्लियर सबको? मैं नोट्स के अंदर ये लिख करके आपको सेंड कर दूंगी, नोट्स मतलब नोटबुक के अंदर। ओके, तो हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया? कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैम इतना सही है ये? हाँ, इतना सही है ये। अपॉइंटमेंट नहीं है कि शॉर्ट रिवीजन करा दो इसका। नहीं, इसके बारे में सेक्रेटरियल ऑडिट इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना प्रोसीजर गिवन है ना कुछ और गिवन है। मैम जो आपने आज पढ़ाया है उसको शॉर्ट रिवीजन करा दो। मैम वो फाइनेंशियल वाला है ना, वो एक बार शुरुआत से रिवाइज कर लेते हैं, अभी तो टाइम है ना। यस मैम, चैप्टर स्टार्ट करना है आज। 15 मिनट्स ही बचे हैं मैम, कल से कर देना न्यू चैप्टर। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं न्यू चैप्टर का, क्योंकि आज रिवीजन कराना आपकी क्लास थी उसका। आज की क्लास मैम ओवरव्यू नहीं तो किया मैंने। यस मैम ओवरव्यू दे दो। एक्चुअली आज ओवरव्यू दे दो। अपन ने रिवीजन ही तो किया और कुछ किया ही नहीं है आज की क्लास में अपन ने। हाँ मैम, और क्या? सीएस का कराया, इसका रिवाइज कराता है, इसे पूरे एक बार। कॉस्ट ऑडिट का ऑलरेडी पढ़ चुके थे, 2 दिन उसका रिवीजन कराया। कंपनी सेक्रेटरी की ऑडिट में कुछ है ही नहीं, लिमिट से आपकी लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी का ऑडिट होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, MR3 के अंदर ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, बस। मैम संडे को करवा देना रिवाइज, इतना अभी सही तो मैम ओवरव्यू दे सीएस दो। के बारे में। हाँ, बस इतना सही है, 4 लाइंस, ओवरव्यू है ना? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द ओवरव्यू ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? 20 मिनट्स हैं अपने पास में, ले लेते ओवरव्यू। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर कौन सा पढ़ाऊंगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे
बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब अपन सीखने वाले ऑडिट्स करना, ठीक है। तो जो आपके ऑडिट इन डिफरेंट सेक्टर्स के नाम से मैंने एक फाइल भेजी हुई है, उसका ऑडिट करना, अलग अलग सेक्टर्स का ऑडिट कैसे होता है वो हम सीखेंगे। जैसे मैंने आज तक आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, कि हम जाकर के परचेज देखते हैं, सैलरी रजिस्टर देखते हैं, ठीक है, फिक्स एसेट्स का कैसे चेकिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आज तक अपन ने केवल किसके बारे में पढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेडिंग कंपनीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, जिनका आपने 11th-12th के अंदर ट्रेडिंग P&L बनाना सीखा था, उनका ऑडिट करना मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑडिट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अब ये जो चैप्टर है अपना ऑडिट इन डिफरेंट सेक्टर्स, इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, लाइक होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs है, टेम्पल्स हैं, है ना, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये जो अलग अलग बैंक्स हैं, ये जो अलग अलग सेक्टर्स है, इन सब की ऑडिट में ऑडिटर जाकर के करता क्या है, ठीक है। तो आज आपकी इच्छा है तो ये होमवर्क करना, करोगे तो आप लोगों को मजा आएगा, है ना। एक होमवर्क इस तरीके से दे रही हूँ मैं आपको, लाइक आप अगर किसी एक चीज, एक मैं आपको अभी समझा रही हूँ एक पॉइंट, इसके बाद में एक होमवर्क मैं आपको दूंगी। जैसे मान लो आप एज एन ऑडिटर गए आपकी स्कूल के अंदर, सबने अपना अपना स्कूल देखा है, चाहे वो हायर स्कूल है, चाहे वो लोअर स्कूल है, कोई मतलब नहीं है ना। स्कूल के अंदर आप एज एन ऑडिटर गए आपकी स्कूल के अंदर, आप वहां पे क्या क्या चीजें चेक करोगे। अब आपको इतना तो पता है कि ऑडिटर करता क्या है, जाकर के उसे क्या करना है, स्कूल की क्या क्या चीजें चेक करेगा वो बताइए। स्टूडेंट्स की फीस वगैरह की वो रिसिप्ट वगैरह, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर क्या क्या हो रहा है ब्लैक बोर्ड और इन सारी चीजों पे, मतलब जो भी फर्नीचर या कैपिटल गुड्स आ रहे हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज उन्होंने की है या नहीं उनके इंटरनल। अगर मैं इन शॉर्ट स्टाफ मेंबर्स वगैरह की सैलरी वगैरह। एक मिनट, अब मैं अगर इन शॉर्ट बोलूं इन सबको, तो इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है, सारी चीजें आ गई। और इंटरनल कंट्रोल्स, ये 5 चीजें ही मैं जाकर के चेक करूंगी। किसी ने सेफ्टी मेजर भी बोला था, दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स, है ना। आपने फीस बोला, दैट इज इनकम। किसी ने बोला सैलरी की, स्टाफ की सैलरी, दैट इज एक्सपेंसेस। किसी ने बोला ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, ये सब दैट इज असेट्स, है ना। और कुछ लाइबिलिटीज भी होगी, लाइक मैंने लोन ले रखा है या मेंबर्स से पैसे ले रखे हैं, तो दैट इज ऑल माय लाइबिलिटीज। तो इन शॉर्ट कोई भी ऑडिटर कहीं पे भी जाकर के, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, चाहे किसी बिजनेस एंटिटी में जा रहे हो, किसी होटल के अंदर जा रहे हो, किसी NGO के अंदर जा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप 5 चीजें ही चेक करने वाले हो। क्या? इनकम, एक्सपेंसेस, असेट, लाइबिलिटी और इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि एक स्कूल के अंदर क्या क्या इनकम्स हो सकती है। केवल इनकम्स बताओगे मुझे? सबसे पहले तो स्टूडेंट से जो फीस आती है, जो स्टूडेंट से मेजर इनकम यही होती है स्कूल की। मेजर इनकम सबसे पहले फीस आती है ना। नाउ फीस भी एडमिशन फीस के नाम पे आपसे फीस लेते हैं, रेगुलर फीस, एडमिशन फीस, बोर्ड फीस, चार्जेस, बोर्ड फीस लेते हैं आपसे, ठीक है। और अगर फीस पे करने में लेट हो गए तो लेट फीस भी ले लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सारी हो गई हमारा फीस का मैटर। अब ये 5-6 चीजें कोई नहीं बोलना, है ना। फीस के अलावा सोचो और क्या क्या इनकम होगी स्कूल की। NGO चैप्टर, यस वेरी गुड। मैम देयर आर लॉट ऑफ डोनेशंस भी मिलते हैं स्कूल को। वेरी गुड, है ना। तो इसलिए मैंने कहा NGO चैप्टर याद करो, क्योंकि NGO में आपने स्कूल्स के बारे में पढ़ा होगा ना, किसके फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं लिखा हुआ आया होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, है ना। तो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, 2 दूसरी इनकम और हुई हमारी, तो 3 टोटल इनकम हमने बोली, फीस, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, इसके अलावा भी और सोचो। मैम अगर उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा स्कूल वालों ने, तो उस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम।
वेरी गुड, क्योंकि फीस उनके पास में इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर आती है कि वो पूरा कैश ऑब्वियस है कि यूटिलाइज नहीं हो पाता है ना, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है बट आपका एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा नहीं होता यस मैम। तो वहां पे हमारे पास में एक ही ऑप्शन होता है, सरप्लस मनी को हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो नाउ ये एक हो गया हमारा। नाउ और कौन से हो सकता है इनकम? यस मैम रेंटल स्कूल बसेस से आता है मैम अगर उनके पास कोई गार्डन वगैरह होता है तो वो उनको रेंट पे दे देते हैं वेरी ऑडिटोरियम गुड, है ना। स्कूल बसेस, ग्राउंड मैम, स्कूल ग्राउंड भी देते हैं वो। स्कूल ग्राउंड हो गया हमारे पास में, लाइक अच्छा सा सेटिंग अरेंजमेंट थिएटर स्टाइल में है, कोई ऑडिटोरियम है तो हम उन्हें बिजनेस मीटिंग्स के लिए भी दे देते हैं, या फिर हम कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए हम टिकट्स भी रखते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है ना। तो ये सब हमारी क्या हो गई, अदर इनकम हो गई। अब इनकम हमें ज्यादा नहीं सोचनी है, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको 5 से 6 पॉइंट पता होने चाहिए। मेन तो पता ही होना चाहिए कि भाई फीस मेन इनकम हो गई हमारी, है ना। तो मेन तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके अलावा जो एकदम लॉजिकल चीजें हैं जो स्कूल से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको इनकम के अंदर लिखनी है। तो हमने 6 इनकम ढूंढी। अब आप मुझे बताओ कि आप इस फीस को वेरीफाई कैसे करोगे? ऑडिटर करता क्या है जाकर के, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द ऑडिट एविडेंसेस। फीस रिसिप्ट दी जाती है ना, हम रिसीट्स होगी, फीस आई उसकी रिसीट्स तो होगी स्कूल के पास। हम चेक करेंगे कि वेरी गुड, है ना। आप लोगों ने सबने फीस डिपॉजिट करवाई भी है, तो आजकल बैंक्स वाला सिस्टम होता है, तो बैंक के अंदर आपका जो काउंटर फॉइल होता है, 3 आपको जो फीस बुकलेट दी जाती है 3 उसके अंदर होती है। एक आप बैंक में डिपॉजिट करवा कर आते हैं, एक खुद के पास रखते हैं, बैंक के अंदर 2 जाती है और बैंक क्या करती है, उसको एक स्कूल में भेज देती है। तो नाउ वो स्कूल में क्यों भेजते हैं? ताकि स्कूल के पास भी रेफरेंस रहे और स्कूल का जब ऑडिट होगा तो ऑडिटर उनको चेक कर सके। तो उन काउंटर फॉइल्स से हम क्या करते हैं, और स्कूल का रेवेन्यू चेक करते हैं कि टोटल रेवेन्यू सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये तो ऑडिट एविडेंस हो गया, एकदम डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस। इसके अलावा सोचो कि मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ और कि इस स्कूल का टोटल रेवेन्यू कितना होगा। मैम वहाँ पे अपन जाके वहाँ के एम्प्लॉइज वगैरह से पूछ सकते हैं कि हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट से कितने स्टूडेंट से इंक्वायरी लोगे? कुछ डायरेक्ट चीज बताओ, सही पहुंचे हो जगह पे कि स्टूडेंट से, एम्प्लॉइज से कुछ इंक्वायरी, पर उनको इंक्वायरी करने से पहले भी हमारे पास में कोई चीज है जहां से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उठा सकते हैं। मैम मतलब जो स्कूल ऑफिस होता है वहाँ पे फुल अटेंडेंस रजिस्टर, है ना। मैं हर एक क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाऊंगी, लाइक नर्सरी में कितने बच्चे, 10th में कितने बच्चे, 12th में कितने बच्चे, देन उनसे उनका फीस स्ट्रक्चर मंगवा लूंगी। ये जो मैं बता रही हूँ ये कौन सा प्रोसीजर हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर। याद है सबको एनालिटिकल प्रोसीजर? यस मैम, है ना। डायरेक्ट हम किसी मैथमेटिक टूल से पूरा ओवरऑल ट्रांजैक्शन चेक कर लेते हैं। तो नाउ मैंने क्या किया, नर्सरी के बच्चे मंगवाए, भाई 10 बच्चे थे, इनकी फीस थी 1000 रुपए, तो नर्सरी का फीस बना 10,000 रुपए। इसी टाइप से 1st, 2nd, 3rd, 11th, 12th सबका फीस स्ट्रक्चर लेकर के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटल फीस अमाउंट इतना आना चाहिए। चाहे वो अक्रूड के नाम से आ रहा हो, चाहे वो किसी भी नाम से आ रहा हो, आना तो उतना ही चाहिए। तो ऑडिटर ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करके भी फीस को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर सकता है। क्लियर, सबको समझ में आया? यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ हमने सेकंड कौन सी इनकम बताई थी? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन। इनको कैसे चेक करेंगे हम? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। डोनेशन रिसिप्ट से डोनेशन चेक कर लेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय कि कितना पर मंथ सब्सक्रिप्शन देते हैं, उससे हम सब्सक्रिप्शन चेक कर लेंगे और साथ में उनकी रिसिप्ट्स भी होगी, है ना। तो अब आपको क्या पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर? एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि भाई आपको क्या लिख के आना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट लिखो। आप कैसे ऑडिट करके आएंगे? तो आपको माइंड कैसे चलाना है? मैं आपको नहीं चाहती कि मैं बुक खोल करके इन पॉइंट्स को पढ़ाऊं आपको,
ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिकल होकर के सोचो। ऑडिट जब हमने इतना पढ़ लिया है कि ऑडिटर करता क्या है जहाँ करके, तो आप इसको प्रैक्टिकल होकर के सोचो और पॉइंट्स खुद बनाओ और खुद का दिमाग चलाओ कि ये चल करेंगे कहाँ से चेक, है ना। तो डोनेशन सब्सक्रिप्शन की बात हो गई। अब जो इंटरेस्ट वाली बात कही थी कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उसको कैसे चेक करोगे? मैम डिटेल्स मंगवा लेंगे बैंक से, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह चेक कर लेंगे। लाइक हमने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होता रहता है, तो हम एफडी कवर नोट्स मंगवा लेंगे, जो आप घर पे भी देखते हो आपके एफडीज मम्मी पापा की, है ना। वो कवर नोट्स मंगवा करके हम एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है कि भाई बैंक के अंदर हर साल पैसा क्रेडिट होता रहता है आपका इंटरेस्ट का, तो बैंक से स्टेटमेंट्स मंगवा लेंगे। चलो ये तो बात हुई बैंक की एफडी की। अगर डिबेंचर्स में मैंने पैसा डाला है, शेयर्स में डिविडेंड के लिए आता है मेरा, तो मेरे पास डीमैट अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट। यस मैम, डीमैट। तो मैं डीमैट अकाउंट की डिटेल्स मंगवा लूंगी, तो वहां से मैं क्या कर सकती हूँ, क्रॉस वेरीफाई कर सकती हूँ। ठीक है। नाउ अब हमने लास्ट इनकम बोली थी कि हमारे पास में ग्राउंड है, ऑडिटोरियम है, अच्छा सा थिएटर स्टाइल में बना हुआ, तो हमने उसे रेंट पर दे दिया, उससे भी हमारी इनकम आती है। तो उसके लिए अब मैं क्या चीज चेक करूंगी? मैम अगर किसी को अपन ने रेंट पे दिया, उसको अगर अपन ने बिल काट के दिया है तो वो बिल मंगवा लोगे। वेरी गुड। अगर पैसा अगर बैंक में आया तो बैंक डिटेल से चेक कर लेंगे, है ना। ये दो सोर्सेज। इसके अलावा एक और चीज जो हमें नहीं आएगी नॉर्मली याद, तो वो मैं बता रही हूँ। क्या नॉर्मली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट के फॉर्म में होते हैं ट्रस्ट के फॉर्म में बहुत सारे लोग मिल करके स्टार्ट करते हैं। तो क्या केवल प्रिंसिपल बोल सकता है क्या कि मैं ऑर्डर दे देती हूँ कि भाई तुम ठीक है ये फंक्शन या ऑर्गेनाइज करा देना, इसका इतना अमाउंट बनेगा? मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि कितना अमाउंट लेना है, हमें देना है या नहीं देना है, उस बंदे का रेपुटेशन और सब ट्रस्टीज डिसाइड करते हैं ये सारा। तो ट्रस्टीज क्या करेंगे, एक रिजोल्यूशन पास करते हैं। ट्रस्टीज क्या करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं कि यस वी आर रेडी टू गिव आवर ऑडिटोरियम टू दिस पर्टिकुलर पर्सन ऑन दिस पर्टिकुलर डेट फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, जिसका रेंट क्या होने वाला है। हर एक चीज वो क्या करेंगे, पास करेंगे, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा। नाउ ऑडिटर के लिए सबसे अच्छा प्रूफ वो है कि क्या सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना कि भाई तुमने रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया। तो ऑडिटर सबसे पहले वो रेजोल्यूशन चेक करेगा, देन ये चेक करेगा कि रियल में ऑर्गेनाइज हुआ था या नहीं हुआ था, पेमेंट आया या नहीं आया। ये सारी चीजें आपने जो कही, रिसिट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, बिल्स, इन सब से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर, समझ में आया?